देखिए, पृथ्वी, चंद्र और सूर्य, ये तीन गोले हैं जो कि ग्रहण को करते हैं। ठीक है। हमारे ज्योतिष शास्त्र की सबसे बड़ी चमत्कृति या चमत्कार जो है वो ये ग्रहण का गणित ही है, जो प्रत्यक्ष दिखता है कि आपने कहा कि भाई इतनी बज के इतने मिनट पर ग्रहण लगेगा तो लगेगा, इतनी बजे मोक्ष होगा तो होगा। ये नासा वाले कितना ही बड़ा वेतन पर खर्च करने के बाद बताते हैं कि ग्रहण उस दिन होगा, और हमारे ज्योतिषी तो घर में एक झोपड़ी में बैठकर भी अगर गणित करेंगे तो भी वो बता देंगे कि ग्रहण फलाने दिन होगा। जब विदेशी हमारे यहां आक्रमण करके अंग्रेज लोगों ने शासन करना प्रारंभ किया, और जब संगम प्रयागराज में वो देखते हैं कि एक ही समय पर अथाह पब्लिक इकट्ठी हो जाती बिना कुछ कहे, तो उनने पूछा कि भाई ये किस प्रकार से बिना कहे इतनी पब्लिक शांतचित्त होके मौन होकर बिना किसी धमाल पट्टी किए लड़ाई झगड़ा किए इकट्ठी होती और फिर चली जाती है, ये कैसे हो सका है। तो फिर यहाँ के लोगों ने कहा कि ये जो पंडित जी गणित करके लिखते हैं कि फलाने दिन यहाँ पर कुंभ का पर्व होगा, तो वो कुंभ पर्व के कारण जो है इतनी पब्लिक यहाँ एकत्रित हो जाती है। तब वो देखने गए कि कौन से पंडित जी ऐसा गणित करते हैं, तो वो एक झोंपड़ी में बैठे हैं और अपने कलम पट्टी से लेकर गणित कर रहे हैं, और उसके आधार पर वो लिख के कहते हैं कि फलाने दिन जो है आपका ये कार्य होना है। तो उनने कहा कि इन भारतीयों को अगर समाप्त करना है, अगर इन पर हमें लंबे समय तक शासन करना है, तो इनकी संस्कृति को मिटाना होगा। तब उनने मैकाले ने एक नई शिक्षा पद्धति को तैयार किया, जिसके तहत हमारी संपूर्ण शिक्षा पद्धति को समाप्त कर दिया गया। तब आज भी यदि कोई बच्चा वेद विद्यालय में पढ़ता हो तो कोई भी लड़की उससे शादी करने को तैयार नहीं होगी, क्योंकि वो जानती है कि मैं एक पंडित से शादी करूंगी तो वो धोती पहनेगा और पूजा पाठ करेगा, और आजकल तो ऐसा पसंद करते ही नहीं है। आजकल तो भले उसके पास कुछ हो ना हो, पैंट शर्ट में अप टू डेट दिखता हो, हीरो लगता हो, पर शिखा रखने वाला नहीं है। हमारी माता बहनों की भी यही भावना होती जा रही है, पर हमारी उससे ये संस्कृति समाप्त हो रही है। जो इतनी चमत्कृति वाली हमारी संस्कृति थी वो नष्ट होने की तरफ जा रही है। देखिए, ग्रहण ऐसे हैं कि आपका गणित कितना सही है उसको देखने के लिए ग्रहण को मिलाया जाता है। अभी जैसे वाराणसी से ज्यादातर सौर सिद्धांती या सूर्य सिद्धांती पंचांग निकलते हैं, उनमें 15-15 घटी तक का अंतर प्रत्यक्ष देखा जाता है, और उससे की गई ग्रहण की गणित ठीक ठीक नहीं बैठती है, अंतर आता है। वो जो ग्रहण करेंगे गणित करेंगे उस समय गणित ग्रहण होगा ही नहीं। इसलिए लोगों को गुमराह करने के लिए वो अपने पंचांग में ग्रहण का गणित तो देते हैं दृश्य से, और बाकी गणित करते हैं सूर्य सिद्धांत से। इसलिए लोग ये समझें कि नहीं, सूर्य सिद्धांती गणित भी सही है क्योंकि वो देखो ग्रहण मिल रहा है, पर वस्तुतः वे सूर्य सिद्धांत से गणित नहीं करते हैं। और फिर वो क्या कहते हैं, देखने के लिए तो ग्रहण वाला ये दृश्य गणित सही है, परंतु हमारे फलित के लिए सूर्य सिद्धांत सही है। ऐसे लोगों को गुमराह करते हैं। दूसरा वे कहते हैं जूठन खा रहे हो तुम तो विदेशियों की, मतलब ये गणित विदेश की कर रहे हैं तो वो जूठन खाना कहते हैं। अतः हमें किसी प्रकार के चक्कर में ना पड़कर प्रत्यक्ष गणित को ही अपनाना चाहिए। कहा गया है येन पक्षेन दृश्यते दृग गणितज्ञचम तेन पक्षेण कुर्यात् इत्यादि निर्णयम। येन पक्षेण दृश्यते दृग गणितज्ञजम तेन पक्षेण कुर्यात् इत्यादि निर्णयम। जिस पक्ष से
प्रत्यक्ष ग्रह दिखते हो उसी से तिथ्यादि का निर्णय और व्रत पर्व का निर्णय करना चाहिए। परंतु फिर अब जो वो पुराने लोग हैं जो उनका पूंछ पकड़े हुए हैं, किनकी, ब्रह्म सिद्धांत की है या ग्रह लाघव की है या सूर्य सिद्धांत की है, अब वो क्या कहते हैं, नहीं ये भौतिक पिंड कोई प्रत्यक्ष नहीं होते हैं, ये तो भौतिक पिंड है, वो आध्यात्मिक गणित है। भाई आध्यात्मिक गणित है तो फिर ये ग्रहण कौन सा देखेंगे हम। तो गुमराह नहीं होना, हमें दृश्य गणित को ही अपनाना चाहिए जो प्रत्यक्ष फलोपयोगी है। दूसरी बात, हम उन ग्रंथों को भी गलत नहीं ठहरा सकते हैं क्योंकि वे जब बने थे तब वे सूक्ष्म थे। आज जिसको हम अपनाए हुए हैं आज वो सूक्ष्म है, कल वो भी स्थूल हो जाएगा। तब अगले ये कहेंगे कि उस दृश्य गणित वो अब दृश्य नहीं रहा, अब इस अगले गणित को अपनाओ। तो ये आकाशीय पिंड नारायण की प्रकृति है और जब नारायण की लीला है तो उनको गणितीय सूत्रों में अधिक समय तक आप बांध के नहीं रख सकते नारायण के कार्य को, इसलिए बार बार उनमें संशोधन करना पड़ता है। अब देखिए, पृथ्वी, चंद्र और सूर्य, यदि पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो वो इसका प्रकाश रोक लेता है। प्रकाश रोक लेता है तब क्या हो जाता है, सूर्य ग्रहण हो जाता है। परंतु ये चंद्रमा परिक्रमा करते हुए अगर इधर आ जाए पृथ्वी के, तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के कारण रुक जाएगा और चंद्रमा दिखना बंद हो जाएगा। जब चंद्रमा दिखना बंद हो जाएगा तो वो चंद्र ग्रहण हो जाएगा। अब इसको हम गणित से साधन करते हैं और उसमें राहु और केतु का रोल मुख्यतया होता है। ये सूर्य है, ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है। यहां से एक प्रकाश की किरण निकली, ये निकल गई। यहां से एक प्रकाश की किरण निकली, ये निकल गई। ठीक है, यहां से एक किरण निकली, ये निकल गई। यहां से ये निकल गई। ये वाली जो छाया है इसमें ये सूर्य बिल्कुल नहीं दिखेगा क्योंकि ये पूरा इसके बीच में आ गया है। ये देखिए, ये, परंतु ये वाला किनारा यहां जा रहा है, मतलब ये पूरा का पूरा यहां दिखेगा, ये पूरा का पूरा यहां दिखेगा, परंतु इस दरमियान इसकी किनार खंडित होगी। तो खंडित होगी तो ये जो एरिया है ये मांद्य कहलाएगा। जब चंद्रमा इसमें प्रवेश करता है तो मांद्य स्पर्श कहते हैं, और जब यहां स्पर्श करता है तो इसको ग्रहण प्रारंभ कहते हैं। जब ये पूरा अंदर आ जाता है, बिल्कुल अंदर, तब इसको कहते हैं खग्रास पोजीशन। और जब ये वापस यहां दिखना प्रारंभ हो जाता है तो इसका मोक्ष प्रारंभ हो जाता है। और पूरा बाहर आने के बाद मोक्ष, और यहां आ जाता है तो विरल छाया निर्गम होता है। पर कई बार क्या होता है कि ग्रहण, ये चंद्रमा इस विरल छाया में होकर ही इधर बाहर निकल जाता है, इस सघन छाया में प्रवेश नहीं करता है। तब ऐसी स्थिति में केवल मांद्य ग्रहण होगा। परंतु कई बार क्या होता है कि ये चंद्रमा पूरा इस छाया के अंदर नहीं आते हुए इसकी किनार से निकल जाएगा तो वो खंडग्रास होगा, और पूरा अंदर होके अगर बाहर आता है तो उसको खग्रास कहेंगे। मांद्य में इस विरल छाया, मतलब मांद्य चंद्र ग्रहण जब होता है तब हम ये नहीं कह सकते हैं कि ग्रहण हो रहा है।
जो प्रतिदिन चंद्रमा की चांदनी को देखता है वही व्यक्ति ये कह सकता है कि अभी चंद्रमा की कांति मालिन्य हो रही है। इसको कहते हैं चंद्र क्रांति मालिन्यारंभ या विरल छाया प्रवेश या मांद्य ग्रहण आरंभ, इसको कहेंगे। और जब भी चंद्र ग्रहण होगा, चाहे वो खग्रास हो या खंडग्रास हो, मांद्य ग्रहण तो उसमें घटित होगा ही होगा। देखिए, मैं आपको आज खग्रास चंद्र ग्रहण का गणित बताऊंगा ताकि आप मांद्य का गणित भी कर सके, खग्रास का भी कर सके और खंडग्रास का भी कर सके। तीनों प्रकार के ग्रहण आप का गणित आप कर सकेंगे उसमें। यहां तक किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। गुरुजी नमस्कार। हाँ नमस्कार जी। गुरुजी, माध्य चंद्र ग्रहण क्या हुआ? मांद्य चंद्र ग्रहण मैंने कहा नहीं, इस विरल छाया में होकर निकल जाए तो उसको मांद्य चंद्र ग्रहण कहते हैं। उसका धार्मिक दृष्टि से कहीं कोई महत्व नहीं है। आप केवल यदि मांद्य चंद्र ग्रहण हो रहा है तो आपको उस समय किसी प्रकार का दान पुण्य या सूतक आदि मानने की आवश्यकता नहीं होती है। परंतु यदि ये खंडग्रास या खग्रास ग्रहण हो रहा है चंद्र का, तब आपको सूतक भी मानना पड़ेगा, उसका राशि पर फल भी होगा, सब कुछ होगा। उपछाया चंद्र ग्रहण बोलते हैं गुरुजी। हाँ, इसको उपछाया चंद्र ग्रहण कहते हैं। उपछाया चंद्र ग्रहण वो ही मांद्य चंद्र ग्रहण है। इसका शास्त्रीय दृष्टि से कहीं कोई महत्व नहीं है। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न नहीं है, अगले बिंदु पे चलते हैं।